हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग वायुमंडल के वर्गीकरण के भाग 2 के तहत मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल के बारे में अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो हम लोग के आज का अध्ययन का विषय क्या है? वायुमंडल का वर्गीकरण भाग 2। ठीक है, अगला मंडल कौन सा है? मध्यमंडल। मेसोस्फीयर। यह वायुमंडल की तीसरी परत है या तीसरा मंडल भी कह सकते हैं। वायुमंडल की कौन सा मंडल है? या तीसरा मंडल है। हम लोग यहाँ ओजोन मंडल को अलग नहीं गिन रहे हैं, ओजोन मंडल को एक साथ समताप मंडल में ही काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला मंडल कौन हो गया? क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल कौन हो गया? समताप मंडल। या तीसरा मंडल कौन होगा? मध्य मंडल। ठीक है, यह मंडल समताप मंडल के ऊपर और आयन मंडल के नीचे है। समताप मंडल के ऊपर और आयन मंडल के नीचे है, यानी कि दोनों के बीच की स्थिति है इसकी, या दोनों को जोड़ने का भी काम करता है। समताप मंडल और आयन मंडल दोनों को अलग करने का या जोड़ने का काम भी करता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति है, इसकी प्रकृति ही इसको अलग मंडल के रूप में स्थापित करने का काम करती है। कैसे? तो आपने नोट किया होगा कि क्षोभ मंडल के अध्ययन में हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो और समताप मंडल में तापमान क्या हो रहा है? समान हो रहा है। ठीक, और ओजोन मंडल में जो समताप मंडल का ही भाग है, उसमें ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसके उलट मध्य मंडल में टेम्परेचर में क्या हो रहा है? ऊंचाई के साथ कमी हो रही है। ठीक है, तो इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है जो इसको और मंडल से अलग करता है, मध्य मंडल और आयन मंडल से। तो क्या? तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होना। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होना ही मध्य मंडल की मुख्य विशेषता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आप जो भी मंडल आएंगे, हर मंडल की जो ऊंचाई होगी उसके साथ साथ टेम्परेचर में वृद्धि होती ही चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे कि जो हम लोगों ने मंडल पढ़ रहे हैं, तो उसमें 2 मंडल में ऐसे होंगे जो ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर में कमी आएगी। बाकी जितने भी मंडल हैं उसमें सभी में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि ही होगी। तो कौन से मंडल हैं जिसमें ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कमी होगी? तो पहला क्षोभ मंडल, दूसरा मध्य मंडल। बाकी जितने भी मंडल है सब में ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होगी, टेम्परेचर में भी वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहेंगे इस बात को। मध्य मंडल का जो विस्तार है वह है 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में अध्ययन किया है 8 से 18 किलोमीटर तक किसकी है? तो क्षोभ मंडल की। ठीक है, उसके बाद 18 से 60 किलोमीटर तक क्या हो गया? 60 के लिए इसको 2 भाग में बांट लेंगे तो 18 से 32 हो गया ये समताप मंडल। और 32 से 60 हो गया ओजोन मंडल। तो बात सब क्लियर हो रहे हैं एक एक करके? ठीक है, तो मध्य मंडल का जो विस्तार है, इसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है? तो 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। ठीक है, अब अगला जो मंडल है हम लोग का वो है आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इस मंडल का विस्तार है, सबसे पहले हम इसका विस्तार देखते हैं। इस मंडल का जो विस्तार है वह 90 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ पर जो वायु का प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है, काफी कम होता है। यहाँ वायु दाब, यहाँ एयर का जो प्रेशर होता है क्या होता है? कम होता है। एयर का प्रेशर क्या होता है? कम होता है।
इस मंडल की जो विशेषता है, जो हम लोग अभी भी अपने सार्वजनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन, ठीक है, तो उसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणें जो होती है, पराबैंगनी किरणें के कारण इस मंडल में आयनीकरण होता है, आयनीकरण होता है, जिसके कारण यह मंडल तरंगों की आवृत्ति को बदल देता है, जिसके कारण यह जो मंडल है तरंगों की आवृत्ति को बदल देता है। इस तरंगों की आवृत्ति के बदलने के कारण ही, बात समझ रहे हैं ना, यहां ध्यान दीजिएगा, तरंगों की आवृत्ति को बदलने के कारण ही मंडल से रेडियो, टेलीविजन तथा रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। जो टेलीविजन, रेडियो और रडार आदि की जो सुविधा है वो हमें इस मंडल के होने के कारण ही उपलब्ध होती है, ठीक है। वर्तमान के टेलीविजन की व्यवस्था को ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि वर्तमान का जो टेलीविजन है वो डीटीएच के माध्यम से, डायरेक्ट सैटेलाइट से प्रसारित होते हैं। लेकिन जो एंटीना के माध्यम से प्राचीन काल में, जो हम लोग पिछले कुछ वर्षों से पहले इस्तेमाल करते थे, तो कैसा था, तो आयन मंडल से ही तरंगे को प्राप्त करके टेलीविजन को प्रसारण में काम करता था, टेलीविजन के प्रसारण में काम करता था। और रेडियो जो वर्तमान में बिना किसी तार के, इसमें कोई भी आपको सैटेलाइट सिस्टम नहीं होता है। यहाँ जो होता है रेडियो का जो रेडियो स्टेशन होते हैं, वहाँ से तरंग को आयन मंडल में भेजा जाता है और वहाँ से सिग्नल आपको रेडियो में पहुँच जाता है, क्योंकि ये बेतार के तार होते हैं, बेतार के संचार होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार रडार भी काम करते हैं, पहले के ज़माने में टेलीविज़न भी काम करते थे और रेडियो तो काम करते ही करते हैं। तो देख रहे हैं ना, किस रेडियो, टेलीविज़न और रडार आदि की सुविधा किसके कारण होता है, तो आयन मंडल के कारण ही होता है, ठीक है। प्रायोगिक यानी कि जो एक्सपेरिमेंट के लिए सैटेलाइट को लॉन्च किए जाते हैं, उपग्रह को लॉन्च किए जाते हैं, वो जो उपग्रह लॉन्च होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं। और संचार उपग्रह, वैसे उपग्रह जो हमारे मौसमी संबंधी परिघटनाओं की जानकारी उपलब्ध कराती है, तो ऐसे उपग्रह संचार उपग्रह कहलाते हैं। और संचार उपग्रह आपको आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। इस मंडल के 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं, ठीक है। तो पहला होता है डी लेयर, दूसरा ई लेयर, तीसरा एफ लेयर और चौथा जी लेयर। ये 4 लेयर है। ये ऊंचाई के आधार पर इसको वर्गीकरण किया जाता है। जो सबसे ऊंचे पर होते हैं तो उसको कहते हैं जी लेयर, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, हर लेयर का अपना अपना अलग कार्य है। जैसे कि डी लेयर और ई लेयर, यहां से लॉन्ग वेव का प्रसारण किया जाता है। रेडियो के जो लॉन्ग वेव होते हैं उसका प्रसारण किससे किया जाता है? डी लेयर और ई लेयर से। आप लोगों ने जब रेडियो का इस्तेमाल किया होगा तो उसमें देखा होगा लॉन्ग वेव होता है, शॉर्ट वेव होता है और मीडियम वेव होता है। तो लॉन्ग वेव जो होती है उसके आवाज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, थोड़ा सा मौसम बिगड़ने पर उसकी क्वालिटी में गड़बड़ हो जाता है। मीडियम वेव, तो ये जो मध्यम आवृत्ति होती है तो इसकी आवृत्ति लॉन्ग वेव की अपेक्षा अच्छी होती है, जबकि शॉर्ट वेव होती है इसकी आवृत्ति काफ़ी अधिक होती है और यह दूर के प्रसारण के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। कहते हैं आवृत्ति के अच्छी होने के कारण ही इसमें जो आवाज़ की गुणवत्ता होती है काफ़ी बेहतरीन होती है और लोग रेडियो को शॉर्ट वेव पर ही सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट वेव का प्रसारण होता है जी लेयर से, यहाँ देखिएगा, नोट करते रहेगा। शॉर्ट वेव का प्रसारण होता है सबसे ऊपरी लेयर जी लेयर से और मीडियम वेव का प्रसारण होता है एफ लेयर से और डी और ई लेयर से होता है लॉन्ग वेव का प्रसारण। आई बात समझ में आप लोगों को? इस मंडल की भी विशेषता है और
कि इसमें भी ऊंचाई के जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है टेम्परेचर में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है, अब हम लोग का अगला जो मंडल है वो है बाह्य मंडल। अगला मंडल कौन सा है? बाह्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई है या इसकी जो सीमा है यह 640 किलोमीटर से शुरू होती है। 640 किलोमीटर की ऊंचाई से इसकी सीमा शुरू होती है। ठीक है, और इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, इसकी कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि यह अनंत है। क्या है? अनंत है। और इसके ऊपर के भाग को कहा जाता है अंतरिक्ष। क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। तो 640 किलोमीटर के ऊपर जो भी वायुमंडल का भाग है उसको हम लोग बाह्य मंडल में काउंट करते हैं। ठीक है, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। कौन सी गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस, जो कि हल्की गैस होती है। वो किस मंडल में पाई जाती है? तो बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है, इस मंडल की और भी एक बेहतरीन विशेषता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, जो हम लोगों ने सुना भी है कि दक्षिण ध्रुव पर और उत्तरी ध्रुव पर आधी रात को कुछ चमकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरियालिस। तो ये सारी जो घटनाएं होती है इसी मंडल के कारण होती है। ठीक है, इस मंडल में की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियालिस से होने वाली परिघटनाएं इसी मंडल के कारण घटती है। तो ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या है, ऑरोरा बोरियालिस क्या है? तो ऑरोरा का मतलब होता है प्रातःकाल। क्या होता है? प्रातःकाल। और बोरियालिस का मतलब होता है उत्तरी, और ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है दक्षिणी। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए ग्लोब है। किसका ग्लोब है? अर्थ का ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब 90 डिग्री, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर आधी रात को जो सूर्य के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चमकते हैं यहाँ पे, तो इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। क्या कहते हैं? ऑरोरा बोरियालिस। और इसको क्या कहते हैं दक्षिण में? ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। ठीक है, ये जो ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की परिघटना होती है, यह कब होती है? यह प्रायः आधी रात को होती है। कब होती है? आधी रात को होती है। जो भी देश ये ध्रुव के पास होते हैं उसको ये परिघटनाएं नजर आती है। ठीक है, आधी रात के समय दिखते हैं, जिसे हम लोग क्रमशः उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। देख रहे ना, क्योंकि इसका नाम क्या है? ऑरोरा बोरियालिस कहाँ चमकता है? तो उत्तरी ध्रुव में, इसलिए इसका एक और भी नाम दिया गया है उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, क्योंकि क्या है? पोल है, ध्रुव है, और ये दक्षिण का ध्रुव है, पोल है, तो इसको क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। आई बात समझ में आप लोग को? तो हम लोगों ने वायुमंडल का संरचना का जो वर्गीकरण किया है उसका अध्ययन हम लोगों ने 2 भागों में अच्छी तरह कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे एग्जाम में जो भी सवाल होंगे वो आपको बन जाएंगे। नहीं तो हम लोग अगले वीडियो में एक MCQ के तहत इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं वो हम आपका एक अलग वीडियो बना के देंगे, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी से काफ़ी फायदा हो। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।